नमस्ते। और हमारे साथ इस जानकारी के गहरे विश्लेषण में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम पुस्तकालयों और सूचना प्रबंधन की दुनिया में गोता लगा रहे हैं। खास तौर पर मार्क मानकों को समझने की कोशिश करेंगे। हाँ बिल्कुल। ये एक काफी तकनीकी लेकिन महत्वपूर्ण विषय है पुस्तकालयों के लिए। हमारे पास कुछ सामग्रियां हैं, लाइब्रेरियनशिप स्टडीज एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वेबसाइट और विकिपीडिया से, जो इस पर रोशनी डालती हैं। हमारा लक्ष्य देखिए, हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि पुस्तकालयों में इतनी सारी जानकारी को कैसे, मतलब किस तरह से व्यवस्थित किया जाता है कि कंप्यूटर्स उसे पढ़ सकें और आपस में साझा भी कर सकें। बिल्कुल। इंटरऑपरेबिलिटी यानी अंतर संचालनीयता बहुत जरूरी है। हाँ, और हम विशेष रूप से कुछ महत्वपूर्ण टैग्स, इसके इतिहास की जो मुख्य तारीखें हैं उन पर और कुछ दिलचस्प उदाहरणों पर ध्यान देंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले, ये मार्क है क्या चीज, इसका मतलब क्या है? मार्क का मतलब है MACRC, मशीन रीडेबल कैटलॉगिंग। मशीन रीडेबल कैटलॉगिंग। हाँ, यानी मशीन पठनीय कैटलॉगिंग। सीधे शब्दों में कहें तो ये डिजिटल प्रारूपों का एक स्टैंडर्ड सेट है, मानक सेट, जिसे पुस्तकालय अपनी चीज़ों जैसे किताबें हैं, DVD, संगीत या फिर आजकल डिजिटल फाइलें भी उनका विवरण बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, मशीन पठनीय, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कंप्यूटरों के लिए बनाया गया है ना? बिल्कुल। इसका मुख्य उद्देश्य ही यही था कि ऐसे रिकॉर्ड बनाए जाएं जिन्हें कंप्यूटर समझ सकें, और सबसे महत्वपूर्ण बात, जिन्हें अलग-अलग लाइब्रेरी सिस्टम्स जो हैं वो आपस में आसानी से शेयर कर सकें। सोचिए ना, अगर हर लाइब्रेरी का अपना ही अलग तरीका होता तो जानकारी साझा करना कितना मुश्किल हो जाता। हाँ, वो तो है। तो मार्क ने इस समस्या को हल किया, और देखा जाए तो ये दुनिया भर में ग्रंथ सूची रिकॉर्ड संरचना के लिए लगभग एक यूनिवर्सल स्टैंडर्ड बन गया है। तो ये सब कब और कैसे शुरू हुआ? मतलब ये विचार कहाँ से आया? जाहिर है इसकी जरूरत महसूस हुई होगी उस समय। हाँ बिल्कुल। इसकी जड़ें जाती हैं 1960 के दशक में। 60 के दशक। हाँ, उस समय कंप्यूटर तकनीक बस उभारी रही थी, और पुस्तकालयों में आप सोचिए कैटलॉग कार्ड के ढेर लगे रहते थे। हाँ, वो लकड़ी की दराजें जिनमें कार्ड होते थे। बिल्कुल वही। तो एक अमेरिकी कंप्यूटर वैज्ञानिक थी, हेनरियट एवरम, जिन्हें अक्सर मार्क की माँ भी कहा जाता है। उन्होंने लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के साथ मिलकर इस पर काम शुरू किया। हेनरियट एवरम। हाँ, और उस समय के लिए ये एक बहुत ही क्रांतिकारी, रेवोल्यूशनरी विचार था कि कंप्यूटरों को लाइब्रेरी कैटलॉग की जानकारी समझने और साझा करने लायक बनाया जाए। इससे पहले तो सब कुछ मैन्युअली था। तो क्या आप हमें इसके इतिहास की कुछ मुख्य तारीखें बता सकती हैं? ये कैसे विकसित हुआ, एक टाइमलाइन की तरह? जरूर जरूर। एक टाइमलाइन के तौर पर देखें तो ये कुछ इस तरह से हुआ। 1965 से 1968 के बीच हेनरियट एवरम और लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस ने मार्क पायलट प्रोजेक्ट पर काम किया। इसे मार्क 1 कहा गया। ये समझिए कि नींव यहीं पड़ी। मार्क 1, ठीक है। लचीला था तो मार्क 2 ज्यादा मजबूत था। हाँ, और फिर देखिए 1971 तक आते आते मार्क अमेरिका में ग्रंथ सूची डेटा के प्रसार के लिए राष्ट्रीय मानक बन गया। मतलब देश भर की लाइब्रेरियां इसे अपनाने लगीं। अच्छा, सिर्फ कुछ सालों में राष्ट्रीय मानक? हाँ, और उससे भी बड़ी बात, 1973 में, यानी सिर्फ 2 साल बाद, ये अंतरराष्ट्रीय मानक बन गया, ISO 2709 मानक के जरिए। अरे वाह, 1971 में राष्ट्रीय और 73 में अंतर्राष्ट्रीय। इसने तो मतलब बहुत तेजी से लोकप्रियता हासिल कर ली। बिल्कुल, साफ है कि इसने एक बहुत बड़ी जरूरत पूरी की थी। हाँ, ये दिखाता है कि दुनिया भर की लाइब्रेरियों को मानकीकरण और डेटा साझा करने की कितनी सख्त जरूरत थी उस समय। सही कहा। अच्छा, यहाँ एक और बात आती है। हमने मार्क 21 के बारे में सुना है। ये इस कहानी में कहाँ फिट बैठता है? क्या ये मूल मार्क का ही कोई अपडेट है? हाँ, आप इसे एक महत्वपूर्ण अपडेट या कह लीजिए विकास कह सकते हैं। मार्क 21 जो है वो 1999 में सामने आया। 99 में? हाँ, ये असल में अमेरिकी और कनाडियन मार्क प्रारूपों को मिलाकर बनाया गया था। उस समय यूएस मार्क और कैन मार्क हुआ करते थे। अच्छा, यूएस मार्क और कैन मार्क, तो इनको मिला दिया गया? जी, उनको मिलाकर एक कर दिया गया मार्क 21। तो इसे बनाने का उद्देश्य क्या था? क्या मूल मार्क काफी नहीं था उस वक्त तक? देखिए, उद्देश्य था मूल मार्क प्रारूप को 21वीं सदी के लिए तैयार करना।
उसे एक तरह से आधुनिक बनाना और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उपयोग के लिए और भी आसान बनाना। क्योंकि टेक्नोलॉजी बदल रही थी, है ना, नई तरह की सामग्री आ रही थी जैसे डिजिटल संसाधन वगैरह, तो प्रारूप को भी तो विकसित होना था। आज की तारीख में मार्क 21 दुनिया भर में सबसे प्रमुख, सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला संस्करण है। इसे ब्रिटिश लाइब्रेरी, यूरोप के कई बड़े संस्थान और अमेरिका और कनाडा के तो लगभग सभी प्रमुख पुस्तकालय इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, ये नाइजो एनसी मानक Z39.2 पर आधारित है। एक मिनट, नाइजो एनसी Z39.2, ये क्या चीज है? ये एक तकनीकी मानक है। ये सुनिश्चित करता है कि अलग-अलग कंपनियों द्वारा बनाए गए जो लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर हैं, वो एक दूसरे के साथ मार्क डेटा को समझ सकें और साझा कर सकें। ये इंटरऑपरेबिलिटी के लिए यानी अंतर संचालनीयता के लिए जरूरी है। समझ गया, मतलब अलग अलग सिस्टम आपस में बात कर सकें। बिल्कुल। और एक और तकनीकी बात जो मार्क 21 को खास बनाती है, ये 2 तरह के कैरेक्टर सेट इस्तेमाल करने की अनुमति देता है। कैरेक्टर सेट? हाँ, एक है मार्क 8 जो हिब्रू, सिरिलिक, अरबी, ग्रीक जैसी पुरानी लिपियों को सपोर्ट करता है, और दूसरा है यूनिकोड UTF-8। UTF-8 वो तो आजकल हर जगह है। हाँ, क्योंकि यूनिकोड UTF-8 दुनिया की लगभग सभी भाषाओं को सपोर्ट करता है। अच्छा, तो ये भाषाओं की विविधता को भी संभाल सकता है? ये वाकई इसे ग्लोबल बनाता है। सही कहा। और जैसा आपने पहले इशारा किया था, मार्क सिर्फ किताबों के बारे में नहीं है, इसमें और भी तरह की जानकारी होती है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये सिर्फ किताबों की लिस्ट बनाने से कहीं ज्यादा है। मार्क 21 परिवार में देखा जाए तो 5 मुख्य प्रकार के डेटा के लिए प्रारूप शामिल हैं। ये सूचना प्रबंधन के अलग-अलग पहलुओं को कवर करते हैं। 5 तरह के? कौन-कौन से? पहला है ग्रंथ सूची प्रारूप, बिब्लियोग्राफिक फॉर्मेट। ये सबसे आम है, जिसका हम जिक्र कर रहे थे। इसका इस्तेमाल संसाधनों जैसे किताबें, संगीत रिकॉर्डिंग, नक्शे, वेबसाइटें वगैरह उनकी जानकारी देने के लिए होता है। हाँ, ये वही है जो हम आमतौर पर लाइब्रेरी कैटलॉग में देखते हैं, है ना? बिल्कुल। दूसरा है ऑथॉरिटी फॉर्मेट, प्राधिकरण प्रारूप। ये नामों के लिए है, व्यक्तिगत नाम, कॉर्पोरेट नाम, विषय या सीरीज टाइटल्स, उनके मानकीकृत रूप स्थापित करने के लिए। मानकीकृत रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म, ये क्यों जरूरी है? ये स्थिरता के लिए बेहद जरूरी है। आप सोचिए, एक लेखक का नाम कई तरह से लिखा जा सकता है ना? जैसे प्रेमचंद, प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद। हाँ, अलग अलग स्पेलिंग हो सकती हैं। बिल्कुल। तो प्राधिकरण प्रारूप ये सुनिश्चित करता है कि एक ही मानक रूप जैसे प्रेमचंद 1880 से 1936 इस्तेमाल हो और बाकी रूपों से उस तक पहुंचा जा सके। इससे क्या होता है कि खोज परिणाम सटीक और सुसंगत होते हैं। अच्छा, आप एक ही लेखक की सभी रचनाएं आसानी से ढूंढ सकते हैं, चाहे नाम की वर्तनी अलग-अलग क्यों ना इस्तेमाल हुई हो। समझ गया, ये भ्रम को दूर करता है। बहुत बढ़िया। अगला कौन सा है? तीसरा है होल्डिंग्स प्रारूप, होल्डिंग्स फॉर्मेट। ये बताता है कि किसी खास लाइब्रेरी में कोई आइटम कहाँ रखा है, उसका कॉल नंबर क्या है, किस शेल्फ पर है और उसके कौन-कौन से वॉल्यूम या प्रतियां उपलब्ध हैं। यानी ये सिर्फ क्या है ये नहीं बताता, बल्कि कहाँ है और कितना है ये भी बताता है उस खास लाइब्रेरी के लिए। एकदम सही। चौथा है वर्गीकरण प्रारूप, क्लासिफिकेशन फॉर्मेट। इसमें वर्गीकरण संख्याएं होती हैं, जैसे लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस या डेवी डेसिमल नंबर। ये किताबों को विषय के आधार पर शेल्फ पर लगाने में मदद करती हैं। हाँ, वो नंबर्स जो किताबों की स्पाइन पर लगे होते हैं। वही। और पांचवा है सामुदायिक सूचना प्रारूप, कम्युनिटी इंफॉर्मेशन फॉर्मेट। इसका उपयोग स्थानीय सेवाओं या संगठनों की जानकारी दर्ज करने के लिए किया जा सकता है, जैसे कोई स्वास्थ्य क्लिनिक हो या कोई सामुदायिक केंद्र हो। अरे, तो ये पारंपरिक लाइब्रेरी सामग्री से भी आगे जाता है। ये तो काफी व्यापक है। हाँ, काफी फ्लेक्सिबल है। अब एक असली मार्क रिकॉर्ड, मतलब पर्दे के पीछे ये कैसा दिखता है, ये सारा डेटा कैसे व्यवस्थित होता है, क्या ये बहुत जटिल होता है? देखिए, संरचना काफी तार्किक है, लॉजिकल है। हालांकि पहली नजर में थोड़ी तकनीकी लग सकती है। हर मार्क रिकॉर्ड की एक मानक संरचना होती है, जिसे ISO 2709 परिभाषित करता है। इसमें 3 मुख्य भाग होते हैं। आप इसे एक फाइल की तरह सोच सकते हैं, जिसके 3 हिस्से हैं। 3 हिस्से, ठीक है। पहला है लीडर। ये रिकॉर्ड की शुरुआत में एक 24 कैरेक्टर का फिक्स हिस्सा होता है। 24 कैरेक्टर फिक्स? हाँ, इसे रिकॉर्ड का पहचान पत्र या कवर पेज समझ लीजिए।
ये बताता है कि ये किस तरह का रिकॉर्ड है, किताब है, नक्शा है, संगीत है और कुछ अन्य बुनियादी प्रोसेसिंग जानकारी देता है। ठीक है। लीडर हो गया। दूसरा है डायरेक्टरी। डायरेक्टरी के ठीक बाद डायरेक्टरी आती है। ये एक इंडेक्स या कह लीजिए विषय सूची की तरह काम करती है। इंडेक्स की तरह। हाँ, ये बताती है कि रिकॉर्ड के अंदर कौन कौन सी जानकारी है, जैसे शीर्षक, लेखक, प्रकाशक वगैरह, और वो जानकारी रिकॉर्ड के डेटा वाले हिस्से में कहाँ से शुरू होती है। ये कंप्यूटर को तेजी से सही जानकारी तक पहुंचने में मदद करती है। अच्छा, तो डायरेक्टरी एक गाइड की तरह है जो बताती है कौन सी जानकारी कहाँ मिलेगी। और तीसरा हिस्सा है वेरिएबल फील्ड्स। यहीं पर असली डेटा होता है। शीर्षक, लेखक का नाम, प्रकाशन की जानकारी, विषय, सब कुछ। वेरिएबल मतलब ये बदल सकते हैं। हाँ, इन्हें वेरिएबल इसलिए कहते हैं क्योंकि इनकी लंबाई अलग अलग हो सकती है। किसी किताब का शीर्षक छोटा हो सकता है, किसी का बहुत लंबा, है ना? हाँ, सही बात है। हर वेरिएबल फील्ड को एक 3 अंकों के संख्यात्मक टैग से पहचाना जाता है, जैसे 100, 245, 300 वगैरह। और ये टैग डायरेक्टरी में सूचीबद्ध होते हैं। तो ये वेरिएबल फील्ड्स जिन्हें टैग से पहचाना जाता है ही वो सेक्शंस हैं जिनमें असल जानकारी होती है। क्या इन फील्ड्स के भी प्रकार होते हैं? हाँ, मोटे तौर पर 2 तरह के वेरिएबल फील्ड्स होते हैं। पहले हैं वेरिएबल कंट्रोल फील्ड्स। इनके टैग 00x होते हैं, जैसे 001 जो रिकॉर्ड का यूनिक कंट्रोल नंबर होता है, या 008 जिसमें कुछ फिक्स्ड लेंथ कोड्स होते हैं जो भाषा, प्रकाशन वर्ष जैसी कई चीजें बताते हैं। इनमें ज्यादा अंदरूनी संरचना नहीं होती। ओके, 00x वाले कंट्रोल फील्ड्स। हाँ, और दूसरे जो ज्यादा महत्वपूर्ण है जानकारी के लिहाज से, वो हैं वेरिएबल डेटा फील्ड्स। इनके टैग 01x से लेकर 8xs तक होते हैं। यहीं पर अधिकांश ग्रंथ सूची विवरण होता है। अच्छा, 01x से 8xx। हाँ, और इनमें 2 और महत्वपूर्ण चीजें होती हैं। एक तो संकेतक, इंडिकेटर्स। हर डेटा फील्ड की शुरुआत में 2 सिंगल डिजिट संकेतक होते हैं। ये उस फील्ड के डेटा के बारे में अतिरिक्त संदर्भ या निर्देश देते हैं। संकेतक जैसे मान लीजिए 245 टैग है शीर्षक के लिए, तो पहला संकेतक बता सकता है कि क्या शीर्षक का पहला शब्द, जैसे द या ए या हिंदी में एक, इंडेक्सिंग में नजरअंदाज करना है या नहीं। अच्छा, ये तो स्मार्ट है। और दूसरी चीज है सबफील्ड कोड। फील्ड के अंदर जानकारी के हर छोटे हिस्से को एक सबफील्ड कोड से पहचाना जाता है, जो डॉलर चिन्ह, डॉलर साइन से शुरू होता है, जैसे $A, $B, $C वगैरह। डॉलर साइन से? हाँ, डॉलर साइन और फिर एक अक्षर या नंबर। तो अगर टैग एक सेक्शन हेडिंग है, जैसे शीर्षक की जानकारी, तो सबफील्ड कोड उस सेक्शन के अंदर के बुलेट पॉइंट्स, जैसे $A इक्वल्स मुख्य शीर्षक, $B इक्वल्स उपशीर्षक की तरह है। ये तो जानकारी को बहुत ही बारीकी से तोड़ने का तरीका हुआ। यही संरचना डेटा को बहुत सटीक बनाती है और मशीन द्वारा समझने योग्य बनाती है। ये वाकई शक्तिशाली लगता है। हाँ, थोड़ा जटिल जरूर है, लेकिन शक्तिशाली भी। क्या हम कुछ सबसे महत्वपूर्ण टैग्स और उनके उपयोग के उदाहरण देख सकते हैं? शायद किसी जानी पहचानी किताब के उदाहरण से। इससे ये सब और साफ हो जाएगा। जरूर, ये समझने का सबसे अच्छा तरीका है। ग्रंथ सूची प्रारूप में कुछ टैग्स आपको लगभग हर रिकॉर्ड में मिलेंगे। चलिए एक जानी पहचानी किताब, मान लीजिए हैरी पॉटर एंड द सॉर्सरर्स स्टोन का उदाहरण लेते हैं। ठीक है, हैरी पॉटर। तो 100 टैग मेन एंट्री पर्सनल नेम, यह आमतौर पर मुख्य लेखक के लिए होता है। तो रिकॉर्ड में होगा 101 $A रॉलिंग JK। अच्छा, 100 मतलब लेखक और $A में नाम। 1 क्या है? यहाँ 1 पहला संकेतक है। ये बताता है कि ये उपनाम सरनेम है, मतलब एंट्री रॉलिंग से शुरू होगी। हैश दूसरा संकेतक है जो यहाँ अपरिभाषित है। ये बताता है कि प्राथमिक जिम्मेदारी किसकी है। ओके। फिर 245 टैग टाइटल स्टेटमेंट, ये शीर्षक की जानकारी देता है। 24510 $A हैरी पॉटर एंड द सॉर्सरर्स स्टोन, $C by JK राउलिंग। 245 मतलब टाइटल। इसमें भी संकेतक है 10। हाँ, 1 पहला संकेतक है जिसका मतलब है कि टाइटल के लिए एक एडेड एंट्री बनेगी, यानी टाइटल से भी खोजा जा सकेगा। 0 दूसरा संकेतक है। ये बताता है कि शीर्षक के शुरू में कोई नॉन फाइलिंग कैरेक्टर नहीं है, जैसे द या ए, मतलब इंडेक्सिंग H से शुरू होगी।
फिर डॉलर ए में मुख्य शीर्षक है और डॉलर सी में जिम्मेदारी का कथन है, जैसा कि किताब के टाइटल पेज पर लिखा होता है। ठीक है, लेखक, शीर्षक, फिर 264 टैग, पब्लिकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन एटसेट्रा, ये प्रकाशन की जानकारी देता है। ये 260 टैग का नया और ज्यादा विस्तृत रूप है। 264-1, डॉलर ए न्यूयॉर्क, डॉलर बी स्कोलास्टिक प्रेस, डॉलर सी 1998। प्रकाशन, डॉलर ए जगह, डॉलर बी प्रकाशक, डॉलर सी साल। वन संकेतक यहाँ क्या कर रहा है? यहाँ दूसरा संकेतक एक है जो बताता है कि यह प्रकाशन, पब्लिकेशन की जानकारी है। इसके और भी मान हो सकते हैं, जैसे वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन या निर्माण, मैन्युफैक्चर के लिए। अच्छा, विस्तृत है। 300 फिजिकल डिस्क्रिप्शन, यह बताता है कि आइटम भौतिक रूप से कैसा है। 300 डॉलर ए 309 पेजेस, डॉलर्स बी इलस्ट्रेशंस, डॉलर सी 24 cm। 300 मतलब फिजिकल डिटेल्स, पेज नंबर, चित्र हैं या नहीं, साइज ए, बी, सी। हाँ, ए पृष्ठों की संख्या, बी अन्य भौतिक विवरण जैसे चित्र हैं, नक्शे हैं वगैरह, सी आइटम का आकार, आमतौर पर ऊंचाई सेंटीमीटर में। ठीक है, और विषय, किताब किस बारे में है? उसके लिए 6x रेंज होती है, खासकर 650 टैग, सब्जेक्ट एडेड एंट्री टॉपिकल टर्म। 650-0, डॉलर्स ए फैंटेसी फिक्शन, डॉलर्स ए में विषय शब्द है। दूसरा संकेतक 0 यहाँ महत्वपूर्ण है। यह बताता है कि यह विषय लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग्स LCSH से लिया गया है, जो एक मानक शब्दावली है। वाओ, ये उदाहरण दिखाता है कि कैसे हर छोटी जानकारी को एक विशिष्ट टैग और सब फील्ड में रखा गया है। ये तो बहुत विस्तृत है। हाँ, यही इसकी ताकत है। और आपने पहले प्राधिकरण प्रारूप का उल्लेख किया था, नामों को मानकीकृत करने के लिए। उसका कोई उदाहरण दे सकती हैं? शेक्सपियर का नाम लिया था आपने शायद। हाँ, वो स्थिरता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए शेक्सपियर का ही उदाहरण लेते हैं। प्राधिकरण रिकॉर्ड यह सुनिश्चित करेगा कि उनका एक मानक नाम इस्तेमाल हो। 100 टैग, हेडिंग पर्सनल नेम, ये स्थापित आधिकारिक नाम है। 100 हैशटैग, डॉलर ए शेक्सपियर, विलियम, डॉलर डी 1564-1616। 100 टैग यहाँ भी, लेकिन ये प्राधिकरण रिकॉर्ड का 100 है। 100 ए नाम, डॉलर डी जन्म मृत्यु की तिथियां। बिल्कुल। अब मान लीजिए कोई अलग स्पेलिंग से खोजता है, उसके लिए होता है 400 टैग, सी फ्रॉम ट्रेसिंग पर्सनल नेम। ये नाम का एक वैकल्पिक रूप है जिससे उपयोगकर्ता को सही नाम 100 फील्ड पर भेजा जाता है, सी रेफरेंस जैसा। 400 हैशटैग, डॉलर ए शेक्सपियर विलियम, डॉलर डी 1564-1616। अच्छा, तो अगर कोई शेक्सपियर खोजता है तो सिस्टम उसे बताएगा कि शेक्सपियर विलियम। देखें, क्या बात है। हाँ, इससे ये सुनिश्चित होता है कि वर्तनी की भिन्नताओं या उपनामों के बावजूद सही व्यक्ति या विषय मिल जाए। ये खोज को कितना बेहतर बनाता है। और सबफील्ड्स यहाँ भी वही काम करते हैं। नाम ए, तिथियां डी, या शायद कोई पदवी सी, जैसे सर, जूनियर, या काम से रिश्ता ई, जैसे संपादक, चित्रकार। बिल्कुल, सब फील्ड्स जानकारी को और सटीक बनाते हैं। ए नाम के लिए, बी क्रमांकन जैसे राजाओं के लिए, सी पदवी या शब्द, सर, डॉक्टर, सेंट, डी तिथियां, ई संबंधक शब्द, एडिटर, इलस्ट्रेटर, क्यू नाम का पूरा रूप अगर शुरू में सिर्फ अक्षर इस्तेमाल हुआ हो, टी किसी खास काम का शीर्षक जब नाम, शीर्षक, प्राधिकरण रिकॉर्ड हो। ये पूरी प्रणाली मिलकर ये सुनिश्चित करती है कि डेटा सुसंगत हो, खोजने योग्य हो और साझा करने योग्य हो। ये तो स्पष्ट है कि मार्क दशकों से पुस्तकालय की दुनिया की रीढ़ रहा है। लेकिन जैसा कि सूत्रों में भी उल्लेख है और आपने भी इशारा किया, इसके भविष्य को लेकर कुछ बहस चल रही है। क्या ये पुराना पड़ रहा है? इसका भविष्य क्या है? हाँ, ये आजकल पुस्तकालय जगत में एक बहुत ही अहम चर्चा का विषय है। देखिए, एक तरफ जैसा हमने देखा, मार्क प्रारूप जटिल हो सकते हैं, हाँ, ना? वो टैग्स और सबफील्ड्स, और वो 1960 के दशक की तकनीक पर आधारित है। तो आज का जो वेब वातावरण है, खासकर लिंक्ड डेटा की जो सिद्धांत है, उनके साथ ये पूरी तरह से आप कह सकती हैं स्वाभाविक रूप से मेल नहीं खाते। लिंक्ड डेटा मतलब डेटा को आपस में और वेब पर अन्य स्रोतों से जोड़ने की क्षमता। क्या मार्क इसमें उतना अच्छा नहीं है? हाँ, कह सकते हैं। मार्क रिकॉर्ड अपने आप में काफी संपूर्ण होते हैं,
लेकिन उन्हें वेब के अन्य डेटा से आसानी से लिंक करना उतना सीधा नहीं है। ये आज की जरूरत के हिसाब से एक सीमा है। लेकिन दूसरी तरफ मार्क अविश्वसनीय स्तर की विस्तृत ग्रैन्युलर जानकारी प्रदान करता है, और इससे भी बड़ी बात, दुनिया भर के लाइब्रेरी कैटलॉग में अरबों, सचमुच अरबों मार्क रिकॉर्ड्स मौजूद हैं। अकेले OCLC, जो एक वैश्विक पुस्तकालय सहकारी संस्था है, उनके पास 50 करोड़ यानी 500 मिलियन से ज्यादा मार्क रिकॉर्ड हैं। 50 करोड़, बाप रे, ये तो बहुत बड़ी संख्या है। तो इसे बदलना कोई छोटा काम नहीं होगा। बिल्कुल नहीं। इस विशाल मौजूदा डेटाबेस के कारण इसे बदलने में बहुत जड़ता है, एक ठहराव है। साथ ही अभी तक कोई ऐसा वैकल्पिक प्रारूप व्यापक रूप से स्वीकार नहीं किया गया है जो मार्क जितनी ही बारीकी से जानकारी दे सके और पूरी तरह उसकी जगह ले सके। लेकिन क्या बदलाव के प्रयास हो रहे हैं? क्या कोई विकल्प विकसित किया जा रहा है? हाँ, प्रयास चल रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण पहल लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस की है, जिसे बिब फ्रेम कहा जाता है। बिब फ्रेम मतलब बिब्लियोग्राफिक फ्रेमवर्क इनिशिएटिव? जी हाँ, बिब फ्रेम बिब्लियोग्राफिक फ्रेमवर्क इनिशिएटिव। इसका उद्देश्य मार्क के लिए एक प्रतिस्थापन, एक रिप्लेसमेंट प्रदान करना है जो लिंक्ड डेटा सिद्धांतों पर आधारित हो। तो बिब फ्रेम का लक्ष्य क्या है? ये मार्क से बेहतर कैसे होगा? BIBF फ्रेम का लक्ष्य है लाइब्रेरी डेटा को वेब के लिए अधिक लचीला बनाना, उसे जोड़ने योग्य बनाना और पुनः उपयोग करने योग्य बनाना। ये डेटा को अलग अलग साइलों में, मतलब अलग थलग रखने के बजाय वेब के सूचना नेटवर्क का हिस्सा बनाने की कोशिश है। अच्छा, वेब फ्रेंडली बनाने की कोशिश। हाँ, बिल्कुल। ये भी विकास के चरण में है, परीक्षण हो रहे हैं, लेकिन ये पुस्तकालय सूचना के भविष्य की एक संभावित दिशा दिखा सकता है। तो मतलब ये विकसित हो रहा है, भले ही धीरे धीरे। ये निश्चित रूप से देखने लायक क्षेत्र है कि पुस्तकालय की जानकारी का भविष्य किस ओर जाता है। क्या मार्क बना रहेगा या विकसित होगा, या BIBF फ्रेम जैसी कोई नई चीज उसकी जगह लेगी? बहुत दिलचस्प। हाँ, बिल्कुल। तो हमने मार्क की दुनिया में एक अच्छी खासी यात्रा की है। इसकी शुरुआत देखी मशीन रीडेबल कैटलॉगिंग के रूप में, हेनरिएट एवरम के अग्रणी काम और 1960 के दशक की जरूरत से। फिर 1971 और 1973 के महत्वपूर्ण पड़ावों से गुजरे और मार्क 21 के वैश्विक मानक बनने तक की कहानी सुनी। हमने इसकी संरचना को भी समझा, वो लीडर, डायरेक्टरी और वेरिएबल फील्ड्स की तार्किक प्रणाली, और कैसे टैग्स, संकेतक और सब फील्ड्स जानकारी को बारीकी से व्यवस्थित करते हैं। हाँ, और हमने 5 मुख्य मार्क 21 प्रारूपों के उद्देश्य भी देखे। बिल्कुल, और कुछ महत्वपूर्ण टैग्स के उदाहरणों से समझा कि ये व्यवहार में कैसे काम करता है, जैसे हैरी पॉटर के उदाहरणों से और शेक्सपियर के उदाहरणों से। और अंत में हमने BIBF FRAMS जैसी पहलों के साथ इसके भविष्य पर चल रही बहस पर भी ध्यान दिया। आज के लिए एक अंतिम विचार छोड़ जाते हैं। जरा इन विस्तृत कैटलॉगिंग नियमों के पीछे के तर्क पर सोचिए। हम ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां गूगल या बिंग पर एक खोज सेकंडों में लाखों परिणाम दे सकती है। तो क्या हमें अभी भी इन अत्यधिक संरचित, कभी-कभी बोझिल लगने वाले प्रारूपों की जरूरत है? अच्छा सवाल है। या फिर क्या यही ठीक ये संरचना, ये सावधानी पूर्वक टैगिंग और मानकीकरण ही है जो ज्ञान के इस विशाल और लगातार बढ़ते डिजिटल महासागर में नेविगेट करना संभव और सार्थक बनाती है, जिससे हमें विश्वसनीय और प्रासंगिक जानकारी मिल सके, न कि सिर्फ शोर? इस पर विचार कीजिएगा। अगली बार तक जिज्ञासु बने